हेलो बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं पहले डिस्कशन जो मैंने आपको कल होमवर्क में दिया था, देन उसके बाद पढ़ेंगे। तो शीट आप लेकर बैठे होंगे। एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों को टफ लगते हैं, जिनमें दिक्कत आती है। A1 देख लेते हैं एक बार। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, 45 डिग्री एंगल पर थ्रो करा है। हॉरिजॉन्टल रेंज आप निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट ही कैलकुलेट कर सकते हैं। एंगल फॉर विच टी इज मैक्सिमम, ये भी मैंने आपको बताया था। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u sin थीटा बाय जी होता है। टी मैक्सिमम कब होगा? जब sin थीटा मैक्सिमम होगा, मतलब थीटा 90 डिग्री होगा। एंगल फॉर विच रेंज इज मैक्सिमम, ये भी हम जानते हैं कि रेंज कितनी होगी बच्चों, 45 डिग्री। एक सेकेंड, तो रेंज कितनी होनी चाहिए? 45 डिग्री। उसके लिए रेंज एंगल 45 होना चाहिए, जिससे रेंज मैक्सिमम आती है। क्वेश्चन नंबर E2 देखते हैं। ये ठीक ठाक सवाल है। एक बॉल एम मास की जिसको वर्टिकली ऊपर की तरफ थ्रो करा है। क्वेश्चन नंबर 2, एम मास की बॉल को ऊपर उछाला है सपोज v1 स्पीड से। दूसरी 2m मास की बॉल को किसी एंगल पे थ्रो करा है v2 स्पीड से, वर्टिकल से थीटा एंगल पर। ये लिखा हुआ है कि दोनों को हवा में जो टाइम लगता है वो इक्वल है। देखो बच्चों, हवा में जो टाइम लगता है, अगर मैं दोनों के लिए लिखूं एक बार तो देखना, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा, वो थीटा यहां से मेजर करते थे, साइन 91 हो जाएगा, डिवाइड बाय जी इक्वल्स टू 2u साइन ऑफ दिस एंगल। हॉरिजॉन्टल से लेते थे ना एंगल, 2u साइन थीटा बाय जी में, तो 90 माइनस थीटा होगा ये वाला, क्योंकि ये थीटा है। तो 2 दिस इंटू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा मीन्स कॉस थीटा डिवाइड बाय जी। ठीक है, 2 बाय जी, 2 बाय जी। पहली इक्वेशन। क्वेश्चन में पूछा दोनों की ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट का रेशियो। तो इसकी मैक्सिमम हाइट अगर h1 है, दूसरे वाली की h2 है, तो लिखते हैं मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 90 डिग्री के लिए साइन स्क्वायर 91 हो जाएगा, डिवाइड बाय जी। h2 लिखते हैं इसके लिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ दिस एंगल, ये 90 माइनस थीटा है तो वो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, सॉरी डिवाइड बाय 2g आता है, डिवाइड बाय 2g। यहां से v1 आया था v2 कॉस थीटा, v1 को v2 कॉस थीटा पुट कर दो, ये आ जाएगा 1:1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड इन एयर दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, ये क्लास में हम कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। एक प्रोजेक्टाइल A4 क्वेश्चन। प्रोजेक्टाइल के लिए सेम रेंज दो अलग अलग प्रोजेक्शंस पर आती है, दो अलग अलग एंगल्स के लिए आती है। ये बोल रहे हैं कि इन दो केसेस में टाइम ऑफ फ्लाइट T1 T2 है, तो हमको रिलेशन बताना है T1 T2 और रेंज में। जैसे एक बार थीटा एंगल पे थ्रो करेंगे और 90 माइनस थीटा पे थ्रो करेंगे तो रेंज सेम आएगी दोनों केस में, ये तो हमको पता है। इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट T1 है विच इज 2u साइन थीटा बाय जी। इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट T2 है जो है 2u साइन ऑफ दिस, तो वो कॉस थीटा हो जाएगा, डिवाइड बाय जी। और रेंज का फॉर्मूला हम जानते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब क्या करना है, T1 T2 और R में रिलेशन निकालने के लिए पहले साइन 2 थीटा को मैं लिख रहा हूं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय जी। यहां से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज यहां पर रख देंगे, देखना R इक्वल्स टू 2u स्क्वायर बाय जी एज इट इज इनटू साइन थीटा यहां से आ रहा है T1 G बाय 2u, T1 G बाय 2u इनटू कॉस थीटा बच्चों यहां से G को इधर ले जाओ, T2 G बाय 2u। ठीक है, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल आउट, 2 से 2 और रिलेशन आ जाएगा T1 T2, एक G से G को उड़ा दो, T1 T2 और R में रिलेशन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर A5। ये भी अच्छा सवाल है। A5 में लिखा हुआ है बच्चों, यहां पर गन से एक शॉट फायर किया जाएगा इनिशियल स्पीड u से 45 डिग्री एंगल पर। यहां से 50 मीटर डिस्टेंस पर एक कार है जो कि इस गन से दूर की तरफ 20√2 मीटर पर सेकंड से, उन्होंने किलोमीटर पर आवर में लिखा होगा, कन्वर्ट कर सकते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करते हुए। तो जैसी कार यहां से दूर जाना स्टार्ट करती है, यहां से बुलेट को फायर करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि बुलेट कार को हिट करती है, तो बुलेट कुछ इस तरह से जाएगी और यहां पहुंचेगी और इतनी देर में कार भी यहां पर आ चुकी होगी। तो देखना, जब कार यहां पर है तब बुलेट को फायर किया, जितना टाइम कार को लगा, मान लो सॉरी जितना टाइम बुलेट को लगा वो टाइम था टाइम ऑफ फ्लाइट की, उतने ही टाइम में कार यहां से वहां पहुंच गई टी टाइम में। अगर मैं उस बुलेट की हॉरिजॉन्टल रेंज को R बोलता हूं, तो कार ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की, कार का मोशन देखना, यहां से वहां तक डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार है, रेंज में से 50 माइनस कर दो इक्वल्स टू कार की कांस्टेंट स्पीड
इनटू लगने वाला टाइम, जितना उस प्रोजेक्टाइल को टाइम लगा था उतना ही टाइम कार को मिला है। रेंज का फॉर्मूला हम जानते हैं प्रोजेक्टाइल के लिए, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 विच इज 1 डिवाइड बाई जी माइनस 50 इक्वल टू 20√2। टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u साइन थीटा बाय जी, साइन 45 डिग्री इतना हो जाएगा डिवाइड बाय जी। इस इक्वेशन में बच्चों एक ही अननोन है u, इतनी तो उम्मीद कर सकता हूं कि आप इसको सॉल्व करके u पता कर लेंगे और u आते पूरा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर A6, ये भी अच्छा सवाल है, इसको देखते हैं। A6 में बच्चों ये बता रखा है कि किसी इंस्टेंट पर, मान लेते हैं ये वो इंस्टेंट है जब प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पर था, यहां की t सेकंड्स के बाद मान लेते हैं पार्टिकल यहां आ चुका है, स्पीड मैंने v2 मान ली, ये एंगल बीटा हो चुका है, ऐसा सवाल में लिखा हुआ है। ये जो टाइम है ये है t सेकंड्स का, ये भी गिवन है। क्वेश्चन में पूछा, आप देखें लास्ट लाइन पढ़े, फाइंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। हमको वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है। तो देखना, पहले मैंने दो वेरिएबल माने v1 v2, तो मुझे दो इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। हम जानते हैं प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहती है, तो v1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v1 cos अल्फा इक्वल होना चाहिए v2 cos बीटा के, पहली इक्वेशन। दूसरी, यहां v1 का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो लिख के रख लो v1 sin अल्फा, v2 का वर्टिकल कंपोनेंट v2 sin बीटा। अब यहां से यहां तक वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन है, फर्स्ट इक्वेशन अपवर्ड को पॉजिटिव मानते हुए, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी माइनस जी इंटू टी। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके v1 v2 में से कुछ भी एक क्वांटिटी पता कर लो। जैसे यहां से v2 की वैल्यू उठाकर यहां रख दो, तो वहां से v2 आ रहा है v1 cos अल्फा बाय cos बीटा, v1 cos अल्फा बाय cos बीटा इंटू साइन बीटा इक्वल्स टू v1 sin अल्फा माइनस जीटी। यहां से बच्चों v1 निकाल लेते हैं, तो यहां से v1 कितना आएगा जीटी, इसको उधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, अपॉन और कितना आ जाएगा साइन अल्फा माइनस, ये बच्चों बन जाएगा टेन बीटा इंटू कॉस अल्फा, टेन बीटा इंटू कॉस अल्फा। ये v1 आया हमारे पास, आप खुद भी देख सकते हैं सॉल्व करके, पर v1 नहीं बताना था मुझे, तो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताना है। तो v1 का हॉरिजॉन्टल ये वाला कंपोनेंट v1 cos अल्फा हमारा आंसर होगा। तो दोनों तरफ cos अल्फा से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इधर भी और इधर भी v1 cos अल्फा, ये हमारा आंसर है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आंसर। तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा। हो सकता है जो आंसर पीछे लिखा हुआ उसमें उसको अलग तरह से अरेंज कर रखा हो, उन्होंने क्या कर रखा होगा, शायद cos अल्फा को नीचे डिवाइड करके लिखो, यहां से हटा दो और नीचे डिवाइड करके लिखो, साइन अल्फा बाय cos अल्फा टेन अल्फा हो जाएगा और यहां से कट जाएगा तो टेन बीटा। तो आंसर क्या आ जाएगा, जीटी अपॉन टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। तो ये तो होता है एक्सरसाइज 1 का, पार्ट 1 का सेक्शन है। सेक्शन बी बहुत सिंपल सवाल है, तो मैं उम्मीद करता हूं आराम से कर सकते हो आप, कम से कम B1 तो कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, बेसिक इक्वेशन और मोशन अप्लाई करनी है, टावर से प्रोजेक्शन का सवाल है। B2 देख लेते हैं। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर and at a height of 1960 meter. When it is vertically below the point A on the ground, a body is dropped from it. The body strikes the ground at point B. Calculate distance AB. ये भी बहुत सिंपल है, समझाए तो। एक पार्टिकल को यहां से छोड़ा गया किसी प्लेन में से, वो प्लेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा था, उसकी वेलोसिटी गिवन है, जिस इंस्टेंट पे छोड़ा गया उस टाइम पर उसकी ग्राउंड से वर्टिकल हाइट ये भी पता है। अब पुराना कंसेप्ट, किसी मूविंग सिस्टम में से किसी पार्टिकल को छोड़ते हैं तो उस मूविंग सिस्टम की वेलोसिटी उस पार्टिकल की वेलोसिटी होती है। तो एक तरह से जो प्लेन की वेलोसिटी है वही उस पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। ग्राउंड से हाइट गिवन है, एक तरह से वो टावर से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का सवाल हो गया और हॉरिजॉन्टल रेंज उन्होंने पूछी है आपसे, तो आप कर सकते हो इसको। आगे बढ़ते हैं बच्चों पार्ट सेकंड की तरफ। पार्ट सेकंड सेक्शन है, ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स, बॉल को ऊपर उछालते हैं। इट रिटर्न्स टू ग्राउंड डिस्क्राइबिंग ए पैराबोलिक पाथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट। स्पीड ऑफ बॉल नहीं, स्पीड तो ऊपर जाती है तो बॉल कम होती जाती है, स्पीड वापस नीचे आती है तो बढ़ती है स्पीड। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल गलत है, जब स्पीड चेंज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी कहां से कांस्टेंट हो सकती है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नहीं, डी ऑप्शन सही है, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है। ठीक है, A2 देखते हैं। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल फ्लोर विद स्पीड 10 एट एन एंगल 30 डिग्री विद द फ्लोर एंड स्ट्राइकिंग द फ्लोर आफ्टर सम टाइम। ठीक है, स्टेट विच इज करेक्ट, बताना है कि कौन सा ऑप्शन या कौन से ऑप्शन करेक्ट है। तो एक्चुअली क्या इसमें हमको एक एक ऑप्शन देखना पड़ेगा सॉल्व करते हुए। ये बिल्कुल उसी टाइप का सवाल है जो हमने प्रोजेक्टाइल में पहला क्वेश्चन किया था, जिसके बहुत सारे पार्ट्स थे
और हमने वहां सीखा था कि किस तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज में लेते हुए हम इस चैप्टर की किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर A2। पार्टिकल को हमने 10 की स्पीड से थ्रो किया 30 डिग्री एंगल पर, 10 मीटर पर सेकंड से 30 डिग्री एंगल पर। लिखा है कि कुछ टाइम के बाद फ्लोर को आके वापस से टक्कर मारता है। ठीक है, पहला पार्ट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी परपेंडिकुलर टू इट्स इनिशियल डायरेक्शन आफ्टर 2 सेकेंड्स। पार्टिकल की वेलोसिटी 2 सेकंड के बाद इनिशियल जो डायरेक्शन थी वेलोसिटी की उससे परपेंडिकुलर होगी, ये पता करना है। तो देखो पहले इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के देखते हैं बच्चों। टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u sin थीटा बाय जी, 2 into u मतलब 10 sin दिस डिवाइड बाय जी। तो बच्चों 1 सेकंड का टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो 2 सेकंड के बाद तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो ग्राउंड पर वापस आकर टक्कर मार चुका होगा। तो ए ऑप्शन तो वैसे गलत हो गया। बी ऑप्शन, मिनिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल विल बी 5। वो ऐसे पता चल जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी के कॉम्पोनेंट कर लो, 5√3 हॉरिजॉन्टल, 5 वर्टिकल। हमको पता है हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कॉम्पोनेंट तो 0 जाता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहती है। तो मिनिमम स्पीड कितनी है बच्चों? 5√3। तो बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट। सेम ऐसे आप सी ऑप्शन भी चेक कर लेना, वो भी गलत आएगा, इसलिए आंसर इसमें क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। A3, स्पीड एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड देन रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये बता रखा है कि हाईएस्ट पॉइंट पर जो स्पीड है वो इनिशियल स्पीड की हाफ है। तो रेंज बतानी बहुत सिंपल सवाल है, बहुत लल्लू सवाल बोल सकते हो आप। इनिशियल स्पीड u मान लो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा मान लो। हाईएस्ट पॉइंट पे बच्चों स्पीड कितनी होती है? सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है u cos थीटा। अब क्या गिवन है? हाईएस्ट पॉइंट की जो स्पीड है बता रखा वो इनिशियल स्पीड की हाफ है u/2। ये कैंसिल आउट, यहां से थीटा आ जाएगा 60। तो रेंज बतानी है, रेंज का फॉर्मूला u² sin 2 थीटा बाय जी। इसमें आप थीटा को कितना रख दें? 60, आंसर आ जाएगा। ठीक। A4 भी बहुत सिंपल है। इसमें बोला है कि हमने कैलकुलेटेड एक रिजल्ट निकाल रखा है कि बुलेट को अगर 5π/36 रेडियन पर फायर करते हैं तो वो उसी फ्लोर पर, उसी लेवल पर एक टारगेट ग्राउंड पर सामने है, उसको जाके बुलेट हिट कर देती है। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में जब प्रैक्टिस करके देखी गई, बुलेट को फायर करके देखा गया, तो किसी बिल्डिंग या टावर के कारण ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो सवाल है पूछा कि कोई दूसरा एंगल बता दो जिससे कि वो बुलेट उस टारगेट को जाके हिट कर दे। कंसेप्ट क्या है? सेम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए 2 डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होते हैं। इसका मतलब अगर एक एंगल 5π/36 है तो दूसरा कितना होगा बच्चों? 90 माइनस दिस एंगल। 90 मतलब रेडियन में, π/2 माइनस गिवन एंगल। ये आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर A5, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 6i प्लस 8j। हॉरिजॉन्टल रेंज बतानी, बहुत इजी है। इनिशियल वेलोसिटी अगर दे रखी है वेक्टर फॉर्म में, तो देखो आप 6i मतलब i इधर की तरफ वेलोसिटी 6 और वर्टिकल वेलोसिटी 8, ये इसका पाथ बना लिया। जब मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट है, फिर तो मुझसे कुछ भी पूछ लो, सारी बात बता सकता हूं बिना किसी एक्स्ट्रा फॉर्मूले के। रेंज बतानी होगी तो पहले मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लूंगा वर्टिकल मोशन देखते हुए। टाइम ऑफ फ्लाइट को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके रेंज बता सकते हैं, सारी बात बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। A6, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन XZ। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन XZ प्लेन बोल रहे हैं, इन वर्टिकल XY प्लेन, और ये वर्टिकल प्लेन XY प्लेन है, where x is horizontal and y is vertical upwards। ठीक है। ग्राफ ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल वर्सेस टाइम। अच्छा सवाल है ये, इसमें कई बच्चे उलझते हैं। पार्टिकल के y कोऑर्डिनेट का टाइम के साथ ग्राफ दिया है, कुछ बच्चे इसको पार्टिकल का पाथ मान लेते हैं। ये पार्टिकल का पाथ नहीं है, ये पार्टिकल के y कोऑर्डिनेट और टाइम के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो इस तरह का ग्राफ आता है, ऐसा इनका कहना है। देखो टाइम के साथ पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट का ग्राफ दिया हुआ है और t बराबर 0 पर टेंजेंट ड्रॉ करते हुए उसका एंगल बता रखा है 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। देखो समझना बात को बच्चों, हम जानते हैं कि अगर पार्टिकल का मोशन XY प्लेन में हो रहा है, x को ये हॉरिजॉन्टल बोल रहे हैं, y को वर्टिकल, ये पार्टिकल का पाथ है, वो ग्राफ है, ये पाथ है। मुझे पता है कि पार्टिकल की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में तो कांस्टेंट रहती है vx, पर वर्टिकल वेलोसिटी जो होती है vy, वो लगातार चेंज होती है। और ये भी पता है हमको कि y डायरेक्शन की वेलोसिटी का जनरल मीनिंग है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन y डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। vx का मतलब होता है बच्चों dx/dt। अब देखना y का टाइम के साथ ग्राफ में dy/dt हम जानते हैं मैथमेटिकली स्लोप को रिप्रेजेंट करता है,
और वो स्लोप ही असली में क्या कहलाएगी, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी। अब देखना t बराबर 0 पर टेंजेंट की स्लोप है tan 60√3। इसका मतलब t बराबर 0 पर स्लोप ही वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी। t बराबर 0 पर वाई डायरेक्शन है वेलोसिटी। पाथ पर आ जाओ। इनिशियल वेलोसिटी ऐसे होती थी, उसके दो कंपोनेंट होते थे, अलग से बताऊं। ये ग्राउंड, यहां से हम थ्रो कर रहे हैं, ये एक्स डायरेक्शन, ये वर्टिकल वाई डायरेक्शन। इनिशियल स्पीड मुझे नहीं पता, यू मान लेता हूं। उसके दो कंपोनेंट हैं, यूएक्स एंड यू वाई। ठीक है, अब देखना यहां से क्या सीखा। टी बराबर 0 पर मतलब जब प्रोजेक्ट किया गया, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी √3 है। ये वाई डायरेक्शन वाली जो वेलोसिटी टी बराबर 0, ये वाला इंस्टेंट होता है, ये कितनी है, √3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अगर मुझे यूएक्स और पता चल जाए तो मैं नेट स्पीड यू बता दूंगा √(UX² + UY² की हेल्प से। यूएक्स कैसे निकालेंगे देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि रेंज भी √3 है। देखो इस डायग्राम को देखना, ये वाला जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता था प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो होता था 2u sin θ/g। ये u sin θ क्या होता है, अगर ये एंगल थीटा है, u cos u sin, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में उसी को क्या बोलते थे, u sin θ विच इज √3। तो इसकी जगह क्या रख देंगे, √3। टाइम ऑफ फ्लाइट आते ही रेंज होता है बच्चों हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ऐसे लिखते हैं। तो रेंज गिवन है √3, यूएक्स मुझे पता नहीं है अभी, टाइम ऑफ फ्लाइट वहां से 2√3/g, ये कैंसिल आउट कर दो। यहां से यूएक्स की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। यूएक्स आ गया, यूवाई आ गया, तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। √(UX²) मतलब 5 का स्क्वायर प्लस UY² मीन्स √3 का स्क्वायर। आंसर आएगा √28 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अच्छा सवाल था। A7 आप कर सकते हैं अपने आप। A8 देख लेते हैं। ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद स्पीड v एट एन एंगल थीटा विद द अपवर्ड वर्टिकल, वर्टिकल से थीटा एंगल पे थ्रो करा है। इट्स एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द इंस्टेंट्स एट विच इट क्रॉसेस हाफ द मैक्सिमम हाइट। ये देखना ढंग से, पार्टिकल को हमने थ्रो किया, इनिशियल वेलोसिटी v, वर्टिकल से एंगल थीटा। इन्होंने बोला है मैक्सिमम हाइट की हाफ हाइट वाले जो दो इंस्टेंट होंगे, उन दो इंस्टेंट के बीच में एवरेज वेलोसिटी हमको कैलकुलेट करनी है। तो देखो ये ग्राउंड लेवल, यहां से थ्रो किया गया v स्पीड से, वर्टिकल से थीटा एंगल पर एक ट्रेजेक्ट्री बना लेते हैं, रफ स्केच। मैक्सिमम हाइट की हाफ हाइट वाले दो इंस्टेंट बिल्कुल ठीक आमने सामने होंगे, यहां और वहां। जब पार्टिकल यहां से यहां तक जाएगा, इस ड्यूरेशन में एवरेज वेलोसिटी की बात चल रही है। देखो इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लेते हैं, v cos θ, v sin θ। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, वर्टिकल वाली चेंज होगी। जब पार्टिकल यहां से पास होगा तो उसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट ड्रॉ कर रहा हूं। हॉरिजॉन्टल तो सेम जितनी यहां पर है, वर्टिकल का मैग्नीट्यूड vy मान लेता हूं। इसी लेवल पर पार्टिकल जब यहां से इधर जा रहा होगा तो वेलोसिटी के कंपोनेंट ऐसे होंगे, हॉरिजॉन्टल तो सेम v sin θ, और वर्टिकल बिल्कुल सिमेट्री से यही vy मैग्नीट्यूड में सेम रहते हुए डायरेक्शन में नीचे की तरफ होगा। यहां से वहां तक एवरेज एक्सेलेरेशन, बच्चों ये फॉर्मूला बता चुका हूं मैं आपको, ये आपको पता है। जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता है तो एवरेज वेलोसिटी हम कैसे लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर प्लस फाइनल वेलोसिटी वेक्टर डिवाइड बाय 2। ये आपको बता देते हैं रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर। तो देखना यहां से यहां तक की बात चल रही है, एवरेज वेलोसिटी निकालता हूं, इधर आई कैप मान के चल रहा हूं, इधर जे कैप मान के चल रहा हूं। थोड़ी बहुत वेक्टर की आदत भी होनी चाहिए। ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर यहां पर v sin θ आई कैप, ये वाला तो आई कैप, ये वाला जे कैप, प्लस v बाय जे कैप, प्लस फाइनल वेलोसिटी वेक्टर v sin θ आई कैप, ये माइनस v बाय जे कैप डिवाइड बाय 2। आप देख सकते हैं कैंसिल आउट हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा v sin θ आई कैप। मीन्स एवरेज वेलोसिटी कितनी है, v sin θ, और उसकी डायरेक्शन क्या, आई कैप, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सेक्शन बी देखते हैं। B1 में एक पार्टिकल को बिल्डिंग से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया, 3 सेकंड में वो ग्राउंड तक आ जाता है, ऐसा लिखा हुआ है। तो हमको बताना है कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी प्रोजेक्शन की क्या थी। अच्छा सवाल है, सिंपल सा छोटा क्वेश्चन है। देखो यहां से थ्रो किया हॉरिजॉन्टली v स्पीड से, वो जहां पे स्ट्राइक करता है डायग्राम में, ये एंगल गिवन है 30 डिग्री। टाइम दे रखा है ग्राउंड तक आने का 3 सेकंड। बिल्डिंग की हाइट h मान लेता हूं। पहले मैं यहां से यहां तक
वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन लिख रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल में h, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 क्योंकि सारी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में थी, टाइम 3 सेकंड। यहां से बच्चों h आ जाएगा 45 मीटर। h आते ही ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, इस ट्राइंगल में tan 30 लिखो, tan 30 इज 1/√3 विच इज इक्वल टू h बाय r। तो यहां से बच्चों r आ जाएगा h√3 मीन्स 45√3 मीटर। सही है। तो r आने के बाद अब यही हॉरिजॉन्टल रेंज हमको लिखनी होती है, तो कैसे लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू लगने वाला टाइम, r की जगह 45√3, इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं है, टाइम ऑफ फ्लाइट 3 सेकंड का गिवन है, तो बच्चों यहां से d कितना आ जाएगा 15√3 मीटर पर सेकंड। सही है, नहीं एक सेकंड, ये यहां √3 आएगा और यहां 15, हाँ ठीक है, v आ जाएगा 15√3 मीटर पर सेकंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन B2 देखते हैं बच्चों। वन स्टोन इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए 20 मीटर हाई क्लिफ विद इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। किसी हाइट से, मान लेते हैं ये हाइट है कुछ, एक स्टोन को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया 10 मीटर पर सेकेंड से, बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर। दूसरे स्टोन को हमने उसी इंस्टेंट पर यहां से रिलीज कर दिया था, यहां इधर बना देते हैं, दूसरे स्टोन को हमने वहीं से रिलीज कर दिया था। तो हमको बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। पहला ऑप्शन, बोथ स्ट्राइक द ग्राउंड विद द सेम स्पीड, गलत हो जाएगा, डायग्राम से हो जाएगा। तो जब ये हिट करेगा तो इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो होगी ही सही इतनी, साथ साथ वर्टिकल वेलोसिटी भी कुछ होगी v बाय, जबकि ये ग्राउंड पर जब पहुंचेगा इसके पास सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कॉम्पोनेंट ही होगा v बाय, और वो एग्जैक्टली उतना ही होगा। क्यों, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक दोनों का सिर्फ वर्टिकल मोशन देखना, जितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसका, उसका भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट उतना। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, उसकी भी वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी 0, दोनों का एक्सेलरेशन वर्टिकल में g, तो दोनों को टाइम भी सेम लगने वाला है, दोनों की फाइनल वेलोसिटी भी सेम होने वाली है, ये तो कंफर्म है। फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी सेम होने वाली है। फाइनल स्पीड की बात करें तो स्पीड होगी √10 का स्क्वायर प्लस v बाय स्क्वायर, जबकि स्पीड होगी इसकी v बाय, उसकी स्पीड ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। तो ए ऑप्शन तो जो लिखा है गलत लिखा हुआ है। बी में लिखा है स्टोन विद इनिशियल स्पीड 10 रीचेस द ग्राउंड फर्स्ट, गलत, दोनों को सेम टाइम लगेगा, ये बताया मैंने, दोनों का वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट सेम, इस वाली इक्वेशन से देख सकते हो, दोनों के लिए ये वर्टिकल डायरेक्शन में सेम, दोनों की इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0, दोनों का एक्सेलरेशन सेम g, तो दोनों का टाइम क्या आएगा बच्चों, सेम आएगा। सी ऑप्शन, बोथ द स्टोन्स हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। स्टोन विद द, तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, फिर क्यों पढ़े उसको। क्वेश्चन नंबर B3 ये आप कर सकते हैं अपने आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर B4, द टू बॉडीज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट। ये अच्छा सवाल है। एक काम करते हैं, B3 को भी देख लेते हैं, हो सकता है कुछ बच्चों को उसमें प्रॉब्लम हो, B3 भी देख लेते हैं। ए पेबल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई क्लिफ। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 20 मीटर, यहां से हमने ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द एयर ड्रैग इज नेग्लिजिबल, स्पीड ऑफ पेबल या पत्थर जो भी आप कहना चाहो, व्हेन इट इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम टॉप एज वेल एज बेस ऑफ द टावर। देखना ये इसका पाथ है। क्वेश्चन में इतना सा पूछा है, जिस इंस्टेंट पर उस स्टोन की बिल्डिंग के टॉप से और बिल्डिंग के बॉटम से डिस्टेंस सेम होगी, ये दोनों लेंथ इक्वल होगी, यहां उसकी स्पीड बतानी है। तो देखो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसे आप देख सकते हो, ये एंगल 90-90, ये कॉमन साइड, ये वाली लेंथ बराबर ये वाली लेंथ, मतलब ये और ये भी इक्वल होंगे। टोटल 20 था तो ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर। अब देखना यहां उसकी स्पीड निकालने के लिए उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल 10 है तो ये वेलोसिटी तो 10 रही, वर्टिकल कंपोनेंट वी बाय मान लेते हैं मैग्नीट्यूड में। यहां से यहां तक वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए थर्ड इक्वेशन, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी वी बाय का स्क्वायर, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर, 2 इंटू वर्टिकल एक्सेलरेशन मतलब g इंटू यहां से यहां तक का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, यहां से बच्चों वी बाय आ जाएगा √200, तो यहां स्पीड कितनी लिखूंगा, √10 का स्क्वायर प्लस वी बाय का स्क्वायर। B4 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर B4 वैसे जो है रिलेटिव मोशन में भी कर सकते थे, अगला जो चैप्टर है, पर यहां पर दिया हुआ तो यहां पे ट्राई कर देते हैं, देखना यहां भी कर सकते हैं इजीली, ऐसा नहीं कि यहां नहीं कर सकते। टू बॉडीज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट। हमने क्या करा, ग्राउंड के एक ही पॉइंट से दो बॉडीज को थ्रो किया, एक को ऊपर की तरफ, दूसरे को किसी एंगल पर। एक को ऊपर थ्रो किया 20 मीटर पर सेकंड से, दूसरे को 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाते हुए उतनी ही स्पीड से थ्रो किया है। ये बोल रहे हैं टी बराबर 1.2 सेकंड पर दोनों के बीच का सेपरेशन बताना है। तो देखो एट ए टाइम एक को ही देखना। टी बराबर 1.2 पर मान लेते हैं ये यहां पर था, मान लेते हैं ग्राउंड से इसकी हाइट थी y, ऐसी मान ली। इसके लिए यहां से यहां तक अपवर्ड को पॉजिटिव मानते हुए सेकंड इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यहां से y आ जाएगा। कैलकुलेशन आप अपने आप करते रहे। इसका पाथ पैराबोलिक पाथ है। t बराबर 1.2 पर कहां पर होगा मुझे नहीं पता, डायग्राम वाइज यहां से मान लेता हूं। t इक्वल्स टू 1.2 सेकंड पर। सपोज इसकी ग्राउंड से हाइट h है, स्मॉल h, और यहां से वहां तक की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस d है। इसका मोशन देखना अलग अलग डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट d इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू लगने वाला टाइम। यहां से वहां तक वर्टिकल ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट h, इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 10 आई आप देख सकते हैं, इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलेरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर। यहां से आप सारे डाटा निकालकर अब देखना इन दोनों के बीच का सेपरेशन उस इंस्टेंट पर है बच्चों, ये सेपरेशन, ये लेंथ निकालने के लिए थोड़ी बहुत ज्योमेट्री आनी चाहिए। एक ट्राइंगल बनाते हैं, इस ट्राइंगल में ये वाली लेंथ है बच्चों डी के बराबर, ये जो लेंथ है ये है y माइनस एच। तो ये जो लेंथ आएगी रिक्वायर्ड, ये आ जाएगी रूट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से डी स्क्वायर प्लस y माइनस एच का होल स्क्वायर। और सारे डाटा आपके सामने लिखे हुए हैं, आप उनकी वैल्यूज को पुट करें और सॉल्व करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 में यही होमवर्क दिया गया था। एक्सरसाइज 2 पर आते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 8 मतलब सारे क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी है, बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आर स्क्वायर बाय 8h प्लस 2h। तो आर का फॉर्मूला आप जानते हैं, रख दो। एच का फॉर्मूला मतलब मैक्सिमम हाइट वो आप रख दो। आप सॉल्व करके देखोगे ढंग से, थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स तो है, इतना सॉल्व करना तो आना चाहिए इसमें। तो जो रिजल्ट आएगा वो यू स्क्वायर बाय जी आ जाएगा, जो भी उन्होंने पूछा है। आर स्क्वायर बाय 8h प्लस 2h, इन सबको जोड़ने पर यह आ जाता है। और हम जानते हैं क्या होता है, मैक्सिमम रेंज। तो आप सॉल्व करके देखना। क्वेश्चन नंबर 2, if at an instant velocity of particle projectile be u and its inclination to the horizontal be theta, time interval after that instant at which the particle will be moving at right angle to its former direction। अच्छा सवाल है, हमने नोट्स में भी किया है ये। एक बार और देख लेते हैं इसको ताकि किसी को डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। सपोज ये पाथ है प्रोजेक्टाइल का, मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी u है, हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है। यहां से कितने टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी इनिशियल फॉर्मल डायरेक्शन से परपेंडिकुलर होगी। मान लेते हैं ये वो इंस्टेंट है जहां उसका वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से 90 डिग्री एंगल पर है। हमको टाइम बताना है यहां से वहां तक का। देखो ये एंगल थीटा होगा, इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं। वो 90, ये थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 90 माइनस थीटा। इस वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। देखो u का कंपोनेंट u cos थीटा, तो ये तो u cos थीटा ही है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज होती नहीं। वर्टिकल वाला मैग्नीट्यूड में vy मान लेता हूं। इस वेक्टर डायग्राम को देखकर tan थीटा लिखते हैं। परपेंडिकुलर बाय बेस, ये तो हो जाएगा बच्चों, यही वाला वेक्टर सामने रख के देखो u cos थीटा, बेस मतलब vy। यहां से मेरे पास vy की वैल्यू आ जाएगी u cos थीटा बाय tan थीटा। इसको ढंग से अरेंज कर सकते हो, tan को sin बाय cos लिख लो, अरेंज कर लो। अब टाइम बताना है तो बस यहां से यहां तक वर्टिकल अपवर्ड को पॉजिटिव मानते हुए फर्स्ट इक्वेशन, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी नीचे मींस माइनस vy, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा प्लस एक्सेलेरेशन माइनस g इंटू टाइम। के आपको इतना सा करना है, vy की वैल्यू यहां रखकर टाइम निकालकर आंसर तक पहुंच सकते हो। आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल का एक्सेलेरेशन ये बोल रहे हैं सिर्फ x डायरेक्शन में है, जो कि कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट दे रखे हैं, x कंपोनेंट है 8, y कंपोनेंट है -15। तो हमसे पूछा है किसी टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन,
इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड। देखो वेक्टर में सारी बातें कर रहा हूं मैं, एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं। किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। सेम ऐसे एक्सेलरेशन वेक्टर, जनरल बात कर रहा हूं, अगर लिखना होता वेक्टर फॉर्म में तो दिमाग में क्या आता, इसका एक्स कंपोनेंट आई कैप, एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट जे कैप, एक्सेलरेशन का जेड कंपोनेंट के कैप। यहां पर बोला सिर्फ एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, मीन्स 2 आई कैप, मैग्नीट्यूड 2, डायरेक्शन एक्स वाली। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में सेम ऐसे, इनिशियल वेलोसिटी के भी 3 कंपोनेंट्स पॉसिबल हो सकते हैं, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। तो लिखते हैं एक्स वाला कंपोनेंट है 8 मीटर पर सेकंड डायरेक्शन आई के, वाई वाला -15 डायरेक्शन जे कैप, जेड वाला है ही नहीं। किसी टाइम टी पर हमको उसकी वेलोसिटी बतानी है। देखो बच्चों एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकता हूं, फर्स्ट इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, बस वैल्यू पुट करनी है उसमें। देख लो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर प्लस एक्सेलरेशन वेक्टर इंटू टाइम टी। आई कैप वाली टर्म को एक साथ रख लेते हैं, तो 8 प्लस 2t आई कैप -15 जे कैप, ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, ये पार्टिकल मूव अलोंग द पैराबोलिक पाथ। ये भी अच्छा सवाल है, इससे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो और कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ढंग से देखना आप। क्वेश्चन नंबर 4, एक पार्टिकल जिस पाथ पर मूव करता है उसकी इक्वेशन गिवन है और लिखा है इन सच ए वे दैट वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। वेलोसिटी का वाई कॉम्पोनेंट, जिसका मैथमेटिकल मीनिंग होता है dy बाई डी टी, ये कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं बात। देखो एक्सेलरेशन अगर वेक्टर फॉर्म में पता करूं तो उसके 3 कंपोनेंट हो सकते हैं, किसी भी वेक्टर के 3 कंपोनेंट कर सकते हैं हम, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट का मतलब डी बाई डी टी ऑफ वी एक्स। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्स कंपोनेंट की बात करूंगा तो यहां वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट के चेंज होने की रेट, ए वाई क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ वी वाई। ए जेड क्या होगा, डी बाई डी टी ऑफ वी जेड। अब देखो बात चल रही है पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, मतलब जेड डायरेक्शन में तो वेलोसिटी है ही नहीं उसके पास, तो ये जेड डायरेक्शन की वेलोसिटी तो हमेशा ही 0 है, ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी। तो अब एक्सेलरेशन के एक्स और वाई कंपोनेंट अगर मैं निकाल लेता हूं तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बता पाऊंगा मैं। तो देखना एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट के बारे में बात कर रहा हूं, वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कांस्टेंट है, ऐसा सवाल में लिखा हुआ है। अगर वी वाई कांस्टेंट है वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। भाई जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0। ए वाई भी 0 हो गया। अब क्या बचा, सिर्फ ए एक्स। तो जो ए एक्स होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ए एक्स तक पहुंचना है तो मैं इस वाली इक्वेशन को दोनों तरफ टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। देखना इधर भी डी बाई डी टी, इधर भी डी बाई डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू वाई स्क्वायर का टाइम के रेस्पेक्ट में 2y डी वाई बाई डी टी प्लस 2 बाहर y का टाइम के रेस्पेक्ट में डी वाई बाई डी टी और अकेले 2 का 0। डी एक्स बाई डी टी को लिख सकता हूं वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। समझ के देखो एक्स कोऑर्डिनेट के चेंज होने की रेट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का एक्स कॉम्पोनेंट इक्वल्स टू 2y डी वाई बाई डी टी हो जाएगा वेलोसिटी का y कॉम्पोनेंट 2, ये हो जाएगा वेलोसिटी का y कॉम्पोनेंट। पर मुझे तो ए एक्स तक पहुंचना था एक्सेलरेशन तक, तो दिमाग में क्या आना चाहिए, और ये सब चीजें प्रैक्टिस से आएंगी अपने आप, सवाल करते जाओगे अपने आप ये बातें दिमाग में आती जाएंगी। हो सकता है कोई पहली बार में जब सवाल अटेम्प्ट करे तो उसके दिमाग में नहीं आ पाए, फिर बोल रहा हूं जितना ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे अपने आप दिमाग इंप्रूव होता जाएगा। प्रैक्टिस का ही गेम है सारा। दोनों तरफ टाइम के रेस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट कर रहा हूं, सेम प्रोसेस, इधर भी डी बाई डी टी, उधर भी डी बाई डी टी। देखना अच्छा एक काम और कर लेते हैं पहले, एक सेकंड। वी वाई गिवन है 5, कांस्टेंट है वी वाई, वी वाई की जगह 5 रख दो, तो 10y प्लस 10। अब सुनना दोनों तरफ टाइम के रेस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट, डी बाई डी टी ऑफ वी एक्स, ये वो क्या होता है ए एक्स, इधर बन गया ए एक्स। 10 डी वाई बाई डी टी वो हो जाएगा वी वाई, अकेले 10 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। वी वाई कितना था 5, तो बच्चों ये कितना आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या आ जाएगा 50। ठीक है आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा सवाल है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में बॉल को ग्राउंड से थ्रो करते हैं 60 डिग्री एंगल बनाते हुए। एक बिल्डिंग
अपवर्ड जाकर वो स्टोन हिट करता है और हिट करते टाइम ये वाला एंगल गिवन है डायग्राम में 30, बिल्डिंग की हाइट है h। क्वेश्चन में पूछा है कि कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट किया, मान लेते हैं मैंने u स्पीड से थ्रो किया था और टकराते टाइम मान लो उसकी स्पीड v है। दो वेरिएबल माने मैंने अपनी इच्छा से, तो दो इक्वेशन मुझे लिखनी पड़ी। इनिशियल वेलोसिटी के कॉम्पोनेंट कर लेते हैं। यहां पर वेलोसिटी के दो कॉम्पोनेंट कर लेते हैं। अब बेसिक बातें, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहती है तो u/2 किसके इक्वल होना चाहिए, v√3/2। ये दोनों, ये वाली वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वाली सेम होनी चाहिए। और यहां से यहां तक वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में थर्ड इक्वेशन लिख रहा हूं, अपवर्ड को पॉजिटिव मानते हैं। फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर 2 इंटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन -g और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h। अब आपके सामने दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, u और v, दोनों आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। किसी बिल्डिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट से हम एक स्टोन को थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बनाते हुए, मान लेते हैं u स्पीड से। और जब ये ग्राउंड को हिट करता है तो गिवन है कि हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर थ्रो करता है, मान लेते हैं v स्पीड से। बिल्डिंग की हाइट h मान लेते हैं। सेकंड केस में हमने ये एंगल 60 किया तो हमसे ये वाला एंगल पूछा गया, इसको थीटा माना गया सेकंड पार्ट में। तो देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम जानते हैं सेम रहती है, तो मैं क्या करूंगा, यहां हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos 30 और वहां हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v cos 45, पहली इक्वेशन। सेकंड केस में हमने उतनी स्पीड रखते हुए, ये एंगल हमारा 60 डिग्री था लिखा हुआ लैंग्वेज में, यहां पर एंगल बताने थीटा लिखा हुआ, सेम स्पीड से थ्रो करा है, उसी पॉइंट से थ्रो करा है। इस बार टकराते टाइम जो स्पीड होगी वो उतनी होगी जितनी पहले थी, मैं अलग से प्रूव कर दूंगा अभी। एक बार मान लो मेरी बात को कि सेम स्पीड से सेम हाइट से थ्रो करेंगे तो टकराते टाइम स्पीड तो वही रहेगी, एंगल बदल जाएगा। ये मैं प्रूव कर दूंगा कि स्पीड वही रहेगी, है ना। अभी मान लेते हैं फिर से, इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos 60 और फाइनल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos थीटा। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करोगे तो आपके पास थीटा आ जाएगा। अब बस ये प्रूव करना बचा हुआ है कि ये जो टकराते टाइम स्पीड है ये चेंज नहीं हुई थी। देखना कैसे पता मुझे, मैं जनरल सॉल्व करके बता रहा हूं। मान लो मैं इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे थ्रो करता, ठीक है, और टकराते टाइम स्पीड मान लेते हैं v है, जिसके दो कंपोनेंट रहे होंगे। इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करते हैं u cos अल्फा, u sin अल्फा। टकराते टाइम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वही है जो इनिशियल था, वर्टिकल वाले का मैग्नीट्यूड वी वाई मान लेता हूं। यहां से यहां तक वर्टिकल डाउनवर्ड को पॉजिटिव मानते हुए थर्ड इक्वेशन लिखते हैं, वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g इंटू वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट h। यहां से वी वाई स्क्वायर आ गया। अब टकराते टाइम स्पीड लिखनी है तो रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, u cos अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। यहां लिख लेते हैं v इक्वल्स टू रूट ऑफ u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस वी वाई स्क्वायर, ये पूरी टर्म लिख देता हूं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2gh। आप इसको सॉल्व करके देखें, v आ जाएगा रूट ऑफ, ये वाली टर्म बन जाएगी u स्क्वायर प्लस आगे 2gh। यहां से मैंने ये भी प्रूव कर दिया कि टकराते टाइम जो स्पीड है वो किस किस पे डिपेंड कर रही है, इनिशियल स्पीड पर, बिल्डिंग की हाइट पर। क्या इस रिजल्ट में कहीं भी एंगल अल्फा आ रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब चाहे मैं अल्फा 30 रखूं, चाहे अल्फा 60 रखूं, चाहे अल्फा 90 रखूं, चाहे कुछ भी रखूं, अगर मैं इतनी स्पीड से इतनी हाइट से थ्रो करूंगा तो हर बार जब ग्राउंड से हिट करेगा तो सेम स्पीड से हिट करेगा, बस ये एंगल बदलता रहेगा, ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छा सवाल है। कुछ बच्चे इसकी लैंग्वेज में फंस जाते हैं, जबकि अगर ढंग से पढ़े, डायग्राम बनाए साथ साथ, तो मुझे लगता है इजीली कर सकते हैं। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, सॉल्यूशन देखना आप। ग्राउंड से 80 मीटर हाइट पर, जैसे यहां पर एक शिकारी है जो 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, इससे 80 मीटर हाइट पर यहां से एक बॉम्ब जिसकी इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में है 20 मीटर पर सेकंड, एक प्लेन जा रहा था, उसमें से एक बॉम्ब को छोड़ा गया, तो रिलीज करते टाइम उस बॉम्ब की वेलोसिटी वही रही होगी जो प्लेन की वेलोसिटी थी। ठीक है, ये हंटर उसको कैच करने के लिए 2 सेकंड तक तो दौड़ता है 10 की स्पीड से, ऐसा लिखा हुआ है। फिर वो रुक जाता है,
और जहां भी पहुंचा वहां से बुलेट को फायर करता है और बुलेट उस बॉम्ब को ग्राउंड पे जाके हिट करती है, ऐसा लिखा हुआ है। तो देखो सबसे पहले सिर्फ बॉम्ब को देखना, बॉम्ब पैराबोलिक पाथ पर मूव करके ग्राउंड तक आएगा। बॉम्ब के लिए यहां से यहां तक वर्टिकल डाउनवर्ड में सेकंड इक्वेशन लिखा हूं, डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल में 80, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0, टाइम मुझे पता नहीं है, हाफ एक्सेलेरेशन g, टाइम का स्क्वायर, यहां से टाइम आ जाएगा 4 सेकेंड्स, मतलब बॉम्ब को ग्राउंड तक आने में 4 सेकंड का समय लगेगा। साथ साथ बॉम्ब की हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल लेते हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू लगने वाला टाइम मींस 80 मीटर। अब शिकारी को देखो, 2 सेकंड तक ये 10 की स्पीड से दौड़ेगा तो 20 मीटर दौड़ चुका होगा, पर अभी भी 80 में से 20 माइनस करो 60 मीटर और है, तो कैच तो नहीं कर सकता वो, ये तो कंफर्म है, क्योंकि अगर वो टोटल 4 सेकंड तक भी अगर दौड़ता 10 की स्पीड से तब भी 40 मीटर दौड़ता। तो उसने क्या करा, यहां से बुलेट को फायर किया, इनिशियल स्पीड u मान लेते हैं थीटा एंगल पर, और लिखा है कि बुलेट उस बॉम्ब को ग्राउंड पर हिट करती है। अब सिर्फ बुलेट को देखना, बुलेट की हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है 60 मीटर, बुलेट को कितना टाइम मिला है, टोटल 4 में से 2 सेकंड तो वेस्ट कर चुका है, तो बुलेट का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 2 सेकंड। तो बुलेट के लिए ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्शन का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, हॉरिजॉन्टल रेंज 60 इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, पहली इक्वेशन, इसको ओपन कर लेना 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बुलेट का टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकंड इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाय जी। इन दो इक्वेशंस में 2 वेरिएबल है, एक तो वेरिएबल u है और एक वेरिएबल थीटा है, आप सॉल्व करके अरेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं बच्चों सॉल्व। 8 के अंदर ये बता रखा है कि सीढ़ियां हैं एक के आगे एक, और एक बॉल जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव करते हुए आती है, डायग्राम बना लेते हैं इस तरह से कुछ, एक बॉल हॉरिजॉन्टली 4.5 मीटर पर सेकंड से आती है, हर एक स्टेयर की जो हाइट है वो 0.2 मीटर है और विड्थ है 0.3 मीटर। ये बताना है कि कौन से नंबर की स्टेप पर जाकर टकराएगी, और ये भी लिखा है कि मानते हुए चलना है कि कॉर्नर पर हिट करेगी। मान लेते हैं ये nth स्टेप पर हिट करती है, यहां पर nth, ठीक है। अब क्या करें, चुपचाप यहां पर ग्राउंड बना दे, बॉल को पता नहीं चलना चाहिए, और यहां पर एक टावर बना दो। ये एक तरह से किसी हाइट से हॉरिजॉन्टली थ्रो करा, उस तरह का सवाल हो गया। अगर nth स्टेप मान रहा हूं, एक स्टेप की हाइट 0.2 है, तो एक टोटल हाइट कितनी हो जाएगी 0.2 टाइम्स है, एक स्टेप की विड्थ 0.3 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 0.3 टाइम्स है। अब तो सिंपल सवाल है, यहां से यहां तक अलग अलग डायरेक्शन में, पहले वर्टिकल डाउनवर्ड्स में सेकंड इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट 0.2 है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0, तो ut तो 0 हो जाएगा, हाफ a इंटू टाइम का स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल रेंज 0.3 m इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट वेलोसिटी इनटू लगने वाला टाइम। आपको t की वैल्यू यहां से वहां पुट करनी है, उससे आपके पास n आ जाएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही होमवर्क था, अब आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर और होमवर्क मिलेगा उसको अटेम्प्ट करना। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पर बेस्ड। बहुत ही सिंपल बेसिक इक्वेशन से स्टार्ट कर रहा हूं। एक पार्टिकल किसी XY प्लेन में इस तरह से मूव करता है कि उसका x कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज हो रहा है इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग, और सपोज y कोऑर्डिनेट जो है वो टाइम के साथ इस तरह से बदलता है इस टाइप से, जहां पर t को सेकंड से मान लेते हैं और x और y को मीटर में मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ, पार्टिकल के पाथ की इक्वेशन बतानी है। आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करें, फिर उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा, फिर सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये नहीं सोचना कि सर पाथ की इक्वेशन तो आपने बताई थी y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन, नहीं, वो तो इक्वेशन ऑफ पाथ है प्रोजेक्टाइल की, यहाँ प्रोजेक्टाइल वर्ड कहीं यूज में लिया नहीं है, जनरल क्वेश्चन चल रहा है। हो सकता है पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन हो सकता है पार्टिकल का पाथ पैराबोलिक हो सकता है सर्कुलर हो, और भी अलग अलग टाइप के बहुत सारे तरह के पाथ होते हैं। तो हर क्वेश्चन में डायरेक्टली ये नहीं सोचना कि अच्छा सिर्फ एक ही तो इक्वेशन होती है पाथ की, y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस वो वाली इक्वेशन, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से सोचते हैं। पाथ की इक्वेशन का मतलब मैंने बताया था आपको, x और y में रिलेशन, मैथमेटिकली सोचो कि इन दो इक्वेशंस की हेल्प से x और y में रिलेशन लाना है, मतलब टाइम को t को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहां से मैं t की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, रूट एक्स यहां पर पुट कर दूंगा, तो y इक्वल्स टू 4 टाइम्स t की जगह रूट एक्स माइनस 3 टाइम्स और t की जगह रूट एक्स मीन्स ये हो जाएगा। तो पार्टिकल जिस भी पाथ पर मूव कर रहा है उसके पाथ की इक्वेशन आ गई। इतना सा पूछा था फर्स्ट पार्ट में, ठीक है।
सेकेंड पार्ट, फाइंड वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। हमको पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल का एक्सेलरेशन का फंक्शन टाइम के साथ निकालना है। ये थोड़ा सा अच्छा पार्ट है, आप इसको भी एक बार ट्राई करें, फिर मेरे सॉल्यूशन को देखना और कुछ ना कुछ जरूर सीखना उससे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो इसका सॉल्यूशन, देखो मुझे पता है कि वेलोसिटी वेक्टर, देखो ढंग से सुनना, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। किसी भी वेक्टर के हम 3 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कर सकते हैं, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। तो यहां पर वेलोसिटी वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट डायरेक्शन आई क्या, वाई कंपोनेंट डायरेक्शन जे क्या, जेड कंपोनेंट डायरेक्शन के क्या। बिल्कुल बेसिक लिखा हुआ है। अब हमारे दिमाग में आएगा कि यार ये वेलोसिटी वेक्टर कंप्लीट लिखना है तो Vx, Vy, Vz की वैल्यू लानी पड़ेगी। Vx का मीनिंग है वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है, तो Vx को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, dx by dt। आप समझ के देखो इसको, एक्स कोऑर्डिनेट के चेंज होने की रेट ही पार्टिकल की वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट होगा, एक्स डायरेक्शन वाला। सेम ऐसे ही Vy का मतलब dy by dt, y कोऑर्डिनेट के चेंज होने की रेट। सेम वेलोसिटी के z कंपोनेंट का मतलब dz by dt, z कोऑर्डिनेट के चेंज होने की रेट। ठीक है, तो Vx लिखते हैं यहीं पर, आगे लिख रहा हूं उसके आगे, dx by dt, x का टाइम के साथ रिलेशन ये है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, कितना आ जाएगा 2d। dy by dt इसको डिफरेंशिएट करो 4 माइनस 60। z यहां पर 0 है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 रहेगा हमेशा। तो बच्चों वेलोसिटी वेक्टर तो मेरे पास आ चुका है, देखना Vx की जगह 2t रख दूंगा, डायरेक्शन आई है, Vy की जगह 4 माइनस 60 डायरेक्शन जे कैप, और जेड कैप के कैप वाली टर्म यहां पर नहीं है क्योंकि Vz 0 था। अच्छा, वेलोसिटी वेक्टर आते ही एक्सेलरेशन वेक्टर तक पहुंचना बहुत इजी है। कैसे? हम जानते हैं कि वेलोसिटी के चेंज होने की रेट ही एक्सेलरेशन होता है, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। 2t का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में 2i कैप, तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस इसका हो जाएगा -6 और डायरेक्शन जे कैप। तो वेलोसिटी वेक्टर भी आ गया, एक्सेलरेशन वेक्टर भी आ गया। इस तरह से कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। अच्छा, थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं एक बार। थर्ड पार्ट लिखे आप, find the time at which velocity and acceleration both are perpendicular. Find the time at which velocity and acceleration both are perpendicular to each other. वो समय बताना है जब v और a आपस में परपेंडिकुलर होंगे। कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाता है, 0। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जब परपेंडिकुलर होंगे तो इनका डॉट कितना आना चाहिए, 0। मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर भी लिखा हुआ है वेक्टर फॉर्म में, एक्सेलरेशन वेक्टर भी लिखा हुआ है वेक्टर फॉर्म में, इनका डॉट निकालते हैं। तो 2t इंटू 2 मीन्स 4t, 4 माइनस 60 इंटू -6, तो 4 माइनस 60 इंटू -6 इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 4t इक्वल्स टू 24 माइनस 36t, 40t इक्वल्स टू 24, t इक्वल्स टू 24 बाय 40 सेकेंड। इसको और आप कट करके और सिंप्लीफाई कर लेना। ये वो टाइम है जिस इंस्टेंट पर, एक इंस्टेंट के लिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में परपेंडिकुलर रहे होंगे। कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। तो इससे यही सीखना था कि इक्वेशन ऑफ पाथ का जनरल मीनिंग है पार्टिकल जिस भी प्लेन में मूव कर रहा है उस प्लेन में जो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स वाई प्लेन भी हो सकता है, वाई जेड प्लेन भी हो सकता है, एक्स वाई जेड पूरा 3D मोशन भी हो सकता है, तो उनमें रिलेशन निकालना ही पाथ की इक्वेशन है। एक एग्जांपल और देखते हैं। सपोज पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट 3 sin ओमेगा टी, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होता है टाइम के साथ, एक्स कोऑर्डिनेट इस तरह से चेंज होता है। पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट सपोज 3 cos ओमेगा टी, इस तरह से बदलता है। और एक ही पार्ट है इस बार क्वेश्चन में, वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल के पाथ की इक्वेशन हमको पता करनी है। आप फिर से वीडियो को पॉज करें और जल्दी से अटेम्प्ट करके यहां पर आए, फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच करें। तो सॉल्व करते हैं। एक्स और वाई में रिलेशन लाना है, जबकि इन दो इक्वेशंस में 3 वेरिएबल है, एक्स वाई और टाइम, तो टी वाली टर्म को हटाना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल है बच्चों, मैं 3 को इधर डिवाइड कर रहा हूं, या ऐसे ही कर लो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, दोनों को ऐड कर दो। देखना, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, पहले स्क्वायर कर रहा हूं, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 कॉमन आ जाएगा,
और साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 बन जाएगा। आप देख सकते हो कि पाथ की इक्वेशन आ गई है, एक्स और वाई में रिलेशन आ गया है। आप आगे पढ़ोगे मैथ्स में सर्कल की इक्वेशन होती है, सर्कल जिसकी रेडियस है 3 मीटर, यहाँ रेडियस का स्क्वायर लिखा हुआ होता है पढ़ोगे आप लोग मैथ्स में। सिर्फ कहना चाह रहा हूं कि इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री के लिए एक्स और वाई का रिलेशन निकालना है, ठीक है। अब आते हैं ऐसे इक्वेशंस पर जो प्रोजेक्टाइल के पाथ पर बेस्ड है, जो हमने डेरिवेशन किया था प्रोजेक्टाइल के पाथ की इक्वेशन को, उसको यूज में कैसे लेना है वो देखना। जनरली इसमें दो टाइप के इक्वेशंस देखे जाते हैं, मैं दोनों टाइप के इक्वेशंस की प्रैक्टिस करा देता हूं। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल is given by y equals to 6x minus 2x square, जहां पर x और y मीटर में मान के चल रहे हैं। प्रोजेक्टाइल के पाथ की इक्वेशन हमको बता रखी है y equals to 6x minus 2x square। we have to find कैपिटल T, कैपिटल H, कैपिटल R। सिंबल्स की मीनिंग आप समझते हो। टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल रेंज, ये तीनों टर्म्स कैलकुलेट करनी है। आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करें एक बार, फिर सॉल्यूशन से मैच कराएं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, देखना। ये हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल के पाथ की इक्वेशन जो हमने डिराइव किया था रिजल्ट, वो थी x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और जो यहां पर इक्वेशन गिवन है हमको, वो आपके सामने लिखी हुई है। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, यहां y, यहां भी y। यहां x के साथ tan थीटा या x के साथ 6, इसका मतलब ये क्लियर हो गया, tan थीटा इक्वल्स टू 6 पहली इक्वेशन, ठीक है। माइनस माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ ये पूरी टर्म है, इसका मतलब 2 इक्वल्स टू दिस g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2। सिंपली कंपैरिजन करा है और कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाया। अब देखना, g को 10 मान के चल रहा है इक्वेशन में, तो 2 से 10 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से मेरे पास u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों कितनी, यहां 5 बचेगा ना, तो 5/2 रूट लगा देते हैं, तो u कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर 5/2। अब तो कैलकुलेशन पार्ट चल रहा है बस। अब देखना, tan थीटा जो कि 6 है, tan थीटा को मैं लिख सकता हूं sin थीटा बाय कॉस थीटा, और इसी को ऊपर नीचे u से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कोई चेंज तो आना नहीं। u cos थीटा की वैल्यू रूट 5/2 यहां लाके पुट कर देते हैं, u cos थीटा की वैल्यू, u cos थीटा, तो u sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, u sin थीटा इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू 6 मीन्स रूट 5/2 इंटू 6। u sin थीटा भी आ गया, u sin थीटा आ गया, u cos थीटा आ गया, तो हम बहुत इजीली u की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने जानबूझ के ऐसा करा है कि इनके प्रोडक्ट की वैल्यू निकाली, u sin थीटा u cos थीटा। उसका कारण क्या है देखना। देखो, हम जानते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2u sin थीटा बाय g। अलग से आपको उसमें u और थीटा निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखना, u sin थीटा की वैल्यू वहां से लेकर आओ रूट 5/2 इंटू 6, ये वाली पूरी वैल्यू। तो देखो 2/g तो नीचे 5 बन जाएगा, तो रूट 5 कितना था 2 इंटू 6, ये तो u sin थीटा इंटू 2/g डिवाइड बाय 5 सेकेंड्स। इसको और सिंप्लीफाई आप कर सकते हो। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हम जानते हैं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये लिखा हुआ है u साइन थीटा का होल स्क्वायर, इस पूरी टर्म का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 टाइम्स 5/2 डिवाइड बाय 2g मीन्स 20 यूनिट मीटर। कर सकते हो आप इस तरह से। सेम ऐसे हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए, ये रेस कर देता हूं बच्चों, इधर लिखा हुआ हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला हम जानते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। इसको ऐसे लिख लें, u स्क्वायर साइन 2 थीटा को लिख रहा हूं ओपन करके 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। इसी को ऐसे लिख रहा हूं, 2 को अलग से बाहर लिख लेते हैं, u स्क्वायर में से एक u को इसके साथ दूसरे u को इसके साथ लिख लो डिवाइड बाई जी। अब u साइन थीटा और u कॉस थीटा की वैल्यूज वहां से लाके पुट कर दो इसके अंदर, आंसर आ जाएगा आपका रेंज का। तो इस इक्वेशन से क्या सीखा कि इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री हम अगर याद रखेंगे और हमसे डायरेक्ट उसके कंपैरिजन वाला सवाल पूछा जाएगा तो हम इस तरह से कैलकुलेट करके बता सकते हैं। अच्छा, इसी इक्वेशन को सॉल्व करने का सेकंड मेथड बताता हूं।
इक्वेशन मैंने आपको दी थी शायद y इक्वल्स टू 6x माइनस 2x स्क्वायर, ये इक्वेशन थी। सेकंड मेथड देखना बच्चों, ये भी अच्छा और सिंपल मेथड है। ये तो कंफर्म है कि पार्टिकल का पाथ x और y प्लेन है, तो मान लेते हैं ये बोर्ड वाला प्लेन एक्स वाई प्लेन है। पार्टिकल को हमने यहां से थ्रो किया है, ये पार्टिकल का एक रफ स्केच बना दूं। अब देखो, अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं तो मुझे पता है कि ये होती है हॉरिजॉन्टल रेंज। इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, r, 0। r तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट 0 है, और ये पॉइंट इसकी इस पाथ पर आ रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इसकी पाथ की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, ठीक। तो इन कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई कराते हैं। x की जगह r, y की जगह 0 पुट करो, y की जगह 0, x की जगह r। यहां से बच्चों डायरेक्टली r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 मीटर। कितना इजी है, सिंपल एकदम। मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो देखना, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो, ये कैपिटल H होता है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x कोऑर्डिनेट तो r/2, r का आधा, पूरे r का आधा हो गए, y कोऑर्डिनेट h, और ये पॉइंट भी इस पाथ पर ही आ रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी पाथ की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो सेटिस्फाई करा देते हैं। y की जगह h, x की जगह r/2, तो h इक्वल्स टू 6 इंटू r/2 माइनस 2 इंटू r/2 का होल स्क्वायर। r की वैल्यू 3 आ चुकी है, पुट कर देते हैं, तो ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। r की जगह 3 तो 9 माइनस 2 इंटू यहां से 1/4 आएगा, और r स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। इसको आप सॉल्व कर लें, मीटर में आंसर आ जाएगा। अच्छा, इस वाली ट्रिक से, इस वाले तरीके से रेंज निकालना बहुत इजी है, एच निकालना बहुत इजी है। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालें वो भी इजी है। एच की वैल्यू आने के बाद इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, इस फॉर्मूले के इक्वेट इससे बराबर करके हमारे पास u साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी, मतलब u साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। u साइन थीटा आते ही टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो इनको इक्वेट करने से u साइन थीटा निकालो वहां से, उसको यहां लाके रख दो, उससे क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इस तरह से भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करके देखते हैं। दूसरे टाइप में क्वेश्चन करते हैं बच्चों। मैंने बोला था अभी आपसे कि इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री दो तरह से क्वेश्चंस में काम में आ सकती है। पहला तो मैंने बता दिया कंपैरिजन वाला जो क्वेश्चन था उसके थ्रू, दूसरा जो है वो भी देख लेते हैं। सपोज हमने ग्राउंड लेवल से यहां से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, कुछ उसकी इनिशियल स्पीड मान लेते हैं सपोज, या यू सिंबल से डिनोट कर रहा हूं। हमने उसको थ्रो किया 60 डिग्री एंगल बनाते हुए हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। आगे हवा में कहीं पर एक पॉइंट मार्क कर रहा हूं, पॉइंट पी। वो पॉइंट पी जो है उसको एक बिल्डिंग का टॉप मोस्ट पॉइंट मान लेते हैं। उस बिल्डिंग की हाइट गिवन है बच्चों 4 मीटर, और यहां से उस बिल्डिंग का हॉरिजॉन्टल सेपरेशन गिवन है 10 मीटर, ठीक है। डायग्राम बनाए, फिर सवाल लिखना। फाइंड द वैल्यू ऑफ यू फॉर विच पार्टिकल विल हिट पॉइंट पी। फाइंड द वैल्यू ऑफ u फॉर विच पार्टिकल और प्रोजेक्टाइल विल हिट पॉइंट P। तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं अपने आप, इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री को यूज में लेते हुए, देन उसके बाद सॉल्यूशन को देखना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, बहुत सिंपल और अच्छा सवाल है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि u की किस वैल्यू के लिए ये प्रोजेक्टाइल उस पॉइंट P पर जाकर टकराएगा या उसको हिट करेगा। तो एक रफ स्केच बना लो, मान लेते हैं कि ये इस तरह से मूव करते हुए पॉइंट P पर जाकर हिट करता है, इस टाइप से, ठीक है। ये प्रोजेक्टाइल पॉइंट पी पर हिट कर रहा है। अब देखना, अगर ये प्रोजेक्टाइल पॉइंट पी पर हिट करेगा, इसका मतलब मैं अगर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन मान लूं, जो कि हमने डेरिवेशन में माना भी था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन को वाई मान लूं, और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स लिख के रख लूं डायग्राम देखते हुए, एक्स कोऑर्डिनेट 10, वाई कोऑर्डिनेट 4, 10,4। अब कंसेप्ट क्या है, ये पॉइंट P इस प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है इसके पाथ पर आ रहा है। इसका मतलब पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इस प्रोजेक्टाइल की जो पाथ की इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेंगे।
तो सबसे पहले तो हमको याद होना चाहिए प्रोजेक्टाइल के पाथ की इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब सिर्फ इतना सा करना है कि पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स को इस इक्वेशन में पुट करना है, सेटिस्फाई कराना है। x की जगह 10 रख दो, y की जगह 4 रख दो, तो y की जगह 4 इक्वल्स टू x की जगह 10 इंटू टेन थीटा, जहां पर थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता था विच इज 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री √3 माइनस जी को 10 मानते हुए चल रहे एक्स स्क्वायर, एक्स कोऑर्डिनेट 10 का स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा 60 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस 60 हाफ होता है उसका स्क्वायर, 1/4 ऊपर चल जाएगा 4। अब तो सिंपली सॉल्व करना है बस, इसको ढंग से अरेंज करते हुए आप सॉल्व कर सकते हैं। और u की वैल्यू हमारे पास बहुत सिंपल इक्वेशन है, इसको इस तरफ लाएं, 4 को उधर ले जाएं, u स्क्वायर को एक तरफ रखें, बाकी सबको एक तरफ ले जाएं, वहां से रूट लगाकर u की वैल्यू निकाल लें। खैर कैलकुलेशन पार्ट तो आप कर भी सकते हो। टारगेट क्या था, कभी भी कोई पॉइंट पाथ में आ रहा हो तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन में सेटिस्फाई कराकर रिक्वायर्ड आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का। देखो क्वेश्चन को पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज करते हैं, तरीका तो यही रहेगा लेकिन एक्चुअली क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग तरह से, उसमें एक्स्ट्रा बातें भी आएंगी इस क्वेश्चन में। फिर से ग्राउंड की किसी पॉइंट से हम एक पार्टिकल को थ्रो करते हैं, इनिशियल स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड, इस बार एंगल गिवन नहीं है, ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन गिवन नहीं है, उसको मैं डायग्राम में थीटा से इंडिकेट कर रहा हूं। यहां पर फिर से एक बिल्डिंग, उसके टॉप मोस्ट पॉइंट को मैं पी से इंडिकेट कर रहा हूं, और पॉइंट पी की ग्राउंड से हाइट है बच्चों 90 मीटर, और यहां से वो बिल्डिंग हॉरिजॉन्टली 100 मीटर की डिस्टेंस पर। डायग्राम बना लिया हो, सवाल लिखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच पार्टिकल विल हिट पॉइंट पी। थीम वही है थीम वही है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप देखने लगता है ऐसे। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच पार्टिकल विल हिट पॉइंट पी। देखो तरीका वही रहेगा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन मानेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को x, वर्टिकल डायरेक्शन को y। एक रफ स्केच बना लेंगे कि भाई ये पार्टिकल जाकर उस पॉइंट P को हिट करता है, करवा दिया हिट। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स यहां ओरिजिन मानते हुए देखना 100, 90, और पॉइंट P इस प्रोजेक्टाइल के पाथ पर आ रहा है, मतलब उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसके पाथ की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई कराते हैं, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा वाली इक्वेशन में देखते जाना, वैल्यू पुट कर रहा हूं सीधे, y मतलब उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 90 इक्वल्स टू x, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 100, टेन थीटा, थीटा तो अननोन है हमारे लिए, माइनस जी एक्स स्क्वायर, जी को 10 मानते हुए, x का मतलब x कोऑर्डिनेट 100 का स्क्वायर, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, u भी गिवन है 100 कॉस स्क्वायर थीटा। इस बार आप देखें इस पूरी इक्वेशन में अननोन वाली टर्म है थीटा वाली टर्म, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और एक 0 यहां से कैंसिल आउट कर देते हैं। इक्वेशन क्या बची, इधर 9 और पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इधर 18, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 tan थीटा। सॉल्व करना सिखा रहा हूं आपको, ध्यान रखना इस बात को। 2 कैंसिल आउट हो चुका है, तो यहां पर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाऊंगा तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगले स्टेप को यही लिख रहा हूं, सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको और ढंग से अरेंज कर लें, 18 इक्वल्स टू 20 tan थीटा माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसको लास्ट स्टेप ऐसे लिख देते हैं, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 20 tan थीटा और प्लस 19 इक्वल्स टू 0। सही है, इधर आएगा ना टेन स्क्वायर थीटा माइनस 20 tan थीटा प्लस 19। ठीक है, आप देख सकते हैं tan थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको इरेज कर लेता हूं, फिर बाद में देखते हैं। इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, हम मैथ्स में क्वाड्रेटिक पढ़ चुके हैं और पहले से भी जानते हैं वैसे। तो यहां से tan थीटा की वैल्यूज क्या आएंगी, tan थीटा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइड बाई 2a। तो ये कितना आ जाएगा, 19 दूनी 38, 76, 400 में से 76 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 76 तो 4 और 80, 324।
तो यहां पर बचेगा इस जगह पर √324। √324 कितना होता है? 20 का तो 400 हो जाएगा, 18 होता है शायद, यहाँ पर 18 आ जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यूज क्या आएंगे? 20 माइनस 18 मीन्स 1, और tan थीटा की दूसरी वैल्यू 20 प्लस 18 कितना हो गया? 38/2 19। ठीक है, तो हमने tan थीटा की दो वैल्यूज निकाली, तो यहां से थीटा की दो वैल्यूज मतलब आंसर आ जाएंगे। एक तो आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 विच इज 45 डिग्री, दूसरा थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 19 जिसकी वैल्यू हमको डायरेक्टली आती है, तो इनवर्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब एक बात दिमाग में जरूर आती है कि दो आंसर जो आ रहे हैं, दो थीटा की वैल्यूज, ये क्या इंडिकेट करना चाहिए? सवाल था उस पॉइंट पी पर वो प्रोजेक्टाइल जाके हिट करना चाहिए, और रिजल्ट आए कि दो डिफरेंट एंगल्स आ रहे हैं जिनसे पार्टिकल उस पॉइंट पे जाके हिट कर रहा है। क्या लॉजिक है, कैसे एक्सप्लेन करें डायग्राम वाइज? क्या ये वही कंसेप्ट है क्या कि सेम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए दो डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होते हैं? नहीं, वो नहीं है। अगर वो होता तो अगर एक थीटा 45 आ रहा है तो दूसरा 90 माइनस 45 आना चाहिए था, यहां तो नहीं आ रहा वो। और दूसरी बात, वो कंसेप्ट होता था हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए, सेम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए दो अलग अलग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होते थे, वो कंसेप्ट था। यहां पर हमने जहां से थ्रो किया वहां से पॉइंट पी तक ये हॉरिजॉन्टल रेंज नहीं होती, ठीक है? तो उस कंसेप्ट को यहां मिक्स मत करना। तो यहां पर कैसे समझे इस बात को देखना, मैं डायग्राम के थ्रू बता रहा हूं कि क्या मीनिंग है दो डिफरेंट एंगल्स जो आंसर आए। यहां से हमने थ्रो किया था, एक एंगल आया 45 डिग्री, उसके करस्पॉन्डिंग जो पार्टिकल का पाथ होगा ना बच्चों, वो कुछ ऐसा होगा। मतलब पार्टिकल पॉइंट पी पर मैक्सिमम हाइट पर जाने से पहले हिट कर जाएगा। ये एंगल था जब 45 पर थ्रो कराए। जो दूसरा एंगल है tan इनवर्स 19, वो इससे काफी ज्यादा एंगल है, उस वाले केस में कुछ ऐसा होगा। पार्टिकल मैक्सिमम हाइट से आगे की तरफ निकलने के बाद जब नीचे की तरफ आ रहा होगा तो उस पॉइंट पी को हिट करेगा। ये वाला एंगल था जो दूसरा आया था tan इनवर्स 19। समझ रहे हो बात को? तो अगर आप इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री को याद रखेंगे, फिर बोल रहा हूं याद रखना बहुत जरूरी है, और दोनों फॉर्मेट में, y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी को हमने चेंज करके लिखा था, याद है आपको? y इक्वल्स टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस x बाय कैपिटल R। ठीक है, तो ये हो गया चैप्टर का तीसरा पार्ट। लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जिसको बोलते हैं हम प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। बहुत सिंपल है, बेसिक है एकदम, अच्छा लगेगा आपको अगर ढंग से समझोगे तो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इस बार हम इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है बताऊंगा आपको, उसके अलोंग प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो पहले बेसिक पैरामीटर्स बता दूं कि इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है। एक ट्रायंगुलर ब्लॉक रखा हुआ है इस तरह से, इसको बोलते हैं बच्चों इंक्लाइंड प्लेन। ये इस ग्राउंड पर रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर। ठीक है, इस इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं अल्फा से डिनोट कर रहा हूं। इस अल्फा को नाम दिया गया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइन। इस इंक्लाइन के लिए एक एंगल है जिसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। हम पार्टिकल को जो प्रोजेक्ट करेंगे यहां पर, ये लिखा हुआ डायरेक्ट, जैसे मान लो हम इस इंक्लाइन पर नीचे से ऊपर भी थ्रो कर सकते हैं, ऊपर से नीचे भी थ्रो कर सकते हैं। सपोज मैं इस पार्टिकल को, इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो करता हूं, कुछ इनिशियल वेलोसिटी इसको दी u, इसका नाम वही है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ये इनिशियल वेलोसिटी इंक्लाइन की सरफेस से जो एंगल बनाती है उसको थीटा बोल रहा हूं। थीटा का नाम क्या होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद इंक्लाइन। इंक्लाइन के साथ कितने एंगल पर थ्रो किया गया, और इसका जो पाथ है उसके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। ये इस तरह से कहीं ना कहीं जाकर इंक्लाइन पे आके गिरेगा। ठीक है, तो बेसिकली सिंबल्स का मीनिंग क्या है वो क्लियर रखना। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल विद द इंक्लाइन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, इसमें जो हम बेसिक वो सारी बातें कैलकुलेट करेंगे। जो तीन बातें बेसिक बातें थी, कौन कौन सी? टाइम ऑफ फ्लाइट जानते हैं हम, पर वो फॉर्मूले नहीं चलेंगे जो वहां पर थे, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम इंक्लाइन, मैं बताऊंगा डायग्राम में अभी,
वहां पर होता था मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड। तीसरा है वहां पर होता था हॉरिजॉन्टल रेंज, यहां पर है रेंज अलोंग द इंक्लाइन। आप समझना, देखो कोई भी इंक्लाइन का क्वेश्चन हो, सबसे बेसिक स्टेप क्या होगा, सुनना ढंग से। यहां भी हम दो अलग अलग डायरेक्शंस में ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं। इंक्लाइन के अलोंग जो डायरेक्शन है इसको मैं एक्स डायरेक्शन नाम दे रहा हूं, इसका नाम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नहीं है। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, बोलते हैं वो कि सर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये वर्टिकल डायरेक्शन, जबकि गलत है ये बोलना। इसको हम बोलेंगे डायरेक्शन कौन सी, अलोंग द इंक्लाइन। ये कौन सी है, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल होता है बच्चों ग्राउंड के पैरेलल। क्या ये वाली डायरेक्शन ग्राउंड के पैरेलल है क्या, नहीं है ना। फिर बोल रहा हूं अलोंग द इंक्लाइन, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, ये दो डायरेक्शन है यहां पर एक्स और वाई। फिर आप याद करो ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्शन में हम इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करते थे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में। सेम ऐसे ही यहां मैं इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करूंगा एक्स और वाई डायरेक्शन में। इंक्लाइन के अलोंग यू कॉस थीटा, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर इधर यू साइन थीटा। सेम प्रोसेस चल रहा है। फिर हम वहां पर क्या करते थे, बोलते थे कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है वो कांस्टेंट रहेगी। उसका लॉजिक क्या होता था कि उस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन 0 था, जबकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन g होता था। तो यहां पर जो हमारे दो डायरेक्शंस हैं, इन डायरेक्शंस में एक्सेलेरेशन देखने के लिए पहले तो आप ये सोचो कि जब पार्टिकल हवा में होगा, एक बार भूल जाओ कि नीचे इंक्लाइन रखा हुआ, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ mg फोर्स लग रहा है वर्टिकल डाउनवर्ड्स में। एयर का फोर्स हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं, तो उसका एक्सेलेरेशन बच्चों वर्टिकल डाउनवर्ड्स में g है। इस g वेक्टर को यहां पे बना रहा हूं अलग से आपके लिए। अब क्या करेंगे, इस एक्सेलेरेशन जो है g, इसके दो कंपोनेंट कर रहा हूं, एक इंक्लाइन के अलोंग कंपोनेंट हम सीख चुके हैं पहले, एक इंक्लाइन के परपेंडिकुलर। ये एंगल अल्फा है, इस लाइन को आगे बढ़ा रहा हूं। ये एंगल 90, एंगल अल्फा, इस वाले ट्रायंगल में टोटल 180 होना चाहिए एंगल्स का समेशन, तो 90 अल्फा, तो ये वाले एंगल बच्चों 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। लिख के देख सकते हो आप तीनों का समेशन। ये 90 माइनस अल्फा, तो ये वाले एंगल बच्चों अल्फा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स आपस में, इधर कंपोनेंट्स आपस में परपेंडिकुलर है। आप डायरेक्टली याद रख सकते हो जितना एंगल इंक्लाइन का होगा उतना एंगल ये वाला होगा। तो जी के कंपोनेंट करते हैं, देखना अल्फा की तरफ वाला जी कॉस अल्फा और दूसरा वाला जी साइन अल्फा। ऐसा लग रहा होगा आपको कि सर आप ये सारी बातें वापस क्यों रिपीट कर रहे हो, तो यहां पर थोड़ी बहुत चीज अब चेंज हो चुकी है। देखना कैसे, एक बार के लिए सिर्फ ये सोचो कि हमने उस पार्टिकल को पकड़ा और इंक्लाइन के अलोंग थ्रो किया, अलग से डायग्राम में दिखा रहा हूं, सिर्फ उसका मोशन आप देखना इंक्लाइन के अलोंग। एक बार ये भूल जाओ कि वो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर मूव कर सकता है, बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, सिर्फ इंक्लाइन के अलोंग देखना। इंक्लाइन के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस थीटा, और इंक्लाइन के अलोंग उसका एक्सेलेरेशन आप देखो जी साइन अल्फा इधर की तरफ। अब खुद बताना, मान लो एक पार्टिकल मजबूर है, रेस्ट्रिक्टेड है इस लाइन के अलोंग मूव करने के लिए, उसकी मजबूरी की इसी लाइन के अलोंग मूव कर सकता है, ऐसा फील करो। मैंने उस पार्टिकल को कुछ इनिशियल वेलोसिटी उधर दी, जबकि उसका एक्सेलेरेशन इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट है, तो क्या होगा, पार्टिकल जाएगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, पर उसकी स्पीड कम होती जाएगी। कहीं ना कहीं एक मोमेंट पर जीरो भी हो सकती है और फिर वो वापस पीछे आ सकता है। ठीक है, अब एक बार सिर्फ, ये तो बात हो गई एक्स डायरेक्शन वाला मोशन, एक बार सिर्फ वाई के अलोंग सोचना कि मान लो पार्टिकल मजबूर है, सिर्फ वाई के अलोंग ही मूव कर सकता है। एक बार के लिए मान लेते हैं, ऐसा फील करो कि हमने इस डायरेक्शन में एक पाइप लगा दिया, ऐसे एक पाइप, उस पाइप के अंदर ही पार्टिकल जा सकता है, बस ऐसा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो उस पार्टिकल की वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है यू साइन थीटा, और इस लाइन के अलोंग वाई के अलोंग आप एक्सेलेरेशन देखो, ये रहा जी कॉस अल्फा। ये जो जी कॉस अल्फा है ये वाई के अलोंग है, नेगेटिव वाई की तरफ, तो इधर की तरफ एक्सेलेरेशन जी कॉस अल्फा। अब आप सोचो, मान लो पार्टिकल सिर्फ इसी लाइन के अलोंग मूव कर सकता होता, तो इनिशियल वेलोसिटी इधर, जबकि एक्सेलेरेशन उसके अपोजिट है, तो क्या होगा, जाएगा तो इधर पर स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, एक मोमेंट पर जीरो होगी, फिर वो वापस आएगा इधर की तरफ। अब इन दोनों मोशन को क्लब करके देखोगे तो आपको ये वाला पाथ दिखाई देगा, पार्टिकल यहां से यहां आया, यहां पहुंचा, एक ऐसा मोमेंट भी आया, ढंग से देखना, जब उसकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो हो गई थी, पर उस टाइम एक्स डायरेक्शन में कुछ ना कुछ वेलोसिटी नहीं होगी। ये वो मोमेंट था जहां पार्टिकल इस इंक्लाइन से मैक्सिमम हाइट पर, आप नाप के देख सकते हो, यहां पर हाइट इतनी, इंक्लाइन से हाइट, यहां हाइट इतनी, यहां पे हाइट इतनी, यहां हाइट कम हो जाएगी। इसका मतलब ये जो हाइट है इसको नाम दिया गया कैपिटल एच, सिंबल दिया गया कैपिटल एच।
ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्शन में कैपिटल एच होता था ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट। यहां पर हम कैपिटल एच पता करेंगे, अभी फॉर्मूला अलग है। यहां पर ये कैपिटल एच क्या है बच्चों, इंक्लाइन से मैक्सिमम हाइट। इस पूरी जर्नी में थ्रो करने से लेकर हिट करने तक जो भी टाइम लगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट का सिंबल दिया जाएगा। और वहां पर बोलते थे हॉरिजॉन्टल रेंज, यहां पर हम बोलेंगे देखना जहां से थ्रो किया है जहां जाके हिट करेगा, ये जो लेंथ अलग से डायग्राम में दिखा दूंगा, ये वाली लेंथ, ये वाली, इसको बोलते हैं हम रेंज, लेकिन अलोंग द इंक्लाइन डायरेक्शन में। तो इसका नाम क्या है, रेंज अलोंग द इंक्लाइन। इसके फॉर्मूले देखेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे, लेकिन इंक्लाइन पर प्रोजेक्शन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये डायग्राम है। अगर आपको ये वाली बातें समझ में आ गई हैं तो आप कोई भी इक्वेशन बेसिक से, बेसिक मतलब इक्वेशन और मोशन की हेल्प से बहुत आराम से कर सकते हैं। एक बात और पूछता हूं, क्या यहां पर जो इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट u cos थीटा था इंक्लाइन के अलोंग, ये वाली वेलोसिटी, क्या ये थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट बनी रहेगी क्या? वहां तो होता था ग्राउंड से ग्राउंड में, यहां नहीं होगा। क्यों? ग्राउंड से ग्राउंड में हमारी एक्स डायरेक्शन होती थी हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता था, इसलिए हम बोलते थे कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। यहां पर ये जो वेलोसिटी है इंक्लाइन के अलोंग, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है। और आप देख सकते हो यहां से इस वेलोसिटी वाली लाइन इधर की अपोजिट एक्सेलरेशन है, इसे लगातार अलोंग द इंक्लाइन वाली स्पीड क्या होती जाएगी बच्चों, कम होती जाएगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी। ठीक है, न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करते हैं, तब जाकर थोड़ी चीजें क्लियर होंगी। कुछ फॉर्मूले में यहां भी डिराइव करके बता दूंगा आपको, पर पहले मैं चाहता हूं कि हम बिना किसी एक्स्ट्रा फॉर्मूले के सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज में लेते हुए और न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखें एक बार, फिर उसके बाद फॉर्मूले में डिराइव कर लेंगे। ठीक है, तो एक सवाल करते हैं। एक इंक्लाइंड प्लेन जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सपोज 37 डिग्री, एक पार्टिकल को इंक्लाइन पर नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो किया जाता है, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल मान लेते हैं सपोज 30 डिग्री, t इक्वल्स टू 0 पर हमने थ्रो किया। ठीक है, क्वेश्चन लिख सकते हैं आप डायग्राम बनाने के बाद। फाइंड, फर्स्ट पार्ट है ये, फर्स्ट पार्ट, फाइंड कैपिटल T, कैपिटल H एंड कैपिटल R। सिंबल्स की मीनिंग मैं एक बार बोल देता हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम इंक्लाइन, रेंज अलोंग द इंक्लाइन, ये तीनों टर्म्स कैलकुलेट करनी बेसिक से, कोई फॉर्मूला हमारे पास है भी नहीं अभी यहां पर। तो स्टार्ट करते हैं, ढंग से समझना। सबसे पहला स्टेप, इंक्लाइन के अलोंग वाले डायरेक्शन को एक्स डायरेक्शन मानेंगे, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को वाई डायरेक्शन अज्यूम करेंगे। सेकेंड स्टेप, इस प्रोजेक्टाइल की एक रफ स्केच को ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। फिर इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक इंक्लाइन के अलोंग, एक इंक्लाइन के परपेंडिकुलर। इधर 20 cos 30 कितना हो जाएगा, 10√3 मीटर पर सेकेंड। 20 sin 30 मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर एक्सेलरेशन g के कंपोनेंट, तो पहले g बना लेंगे ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन। इसके दो कंपोनेंट, एक इंक्लाइन के अलोंग, एक इंक्लाइन के परपेंडिकुलर। इंक्लाइन का एंगल 37 है, तो ये वाला 37 होगा, समझाया था मैंने अभी आपको। तो ये हो जाएगा g cos 37 और ये वाला कंपोनेंट g sin 37। ठीक है, अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मैं दो तरीके से बता रहा हूं टाइम ऑफ फ्लाइट। पहले मैं थ्रो करने वाला जो पॉइंट है, यहां से लेकर जहां पार्टिकल वापस हिट करता है वहां तक के लिए एट ए टाइम एक ही डायरेक्शन में देखने वाला हूं। यहां दो डायरेक्शन है, अलोंग द इंक्लाइन, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर। तो मैं यहां से वहां तक का टोटल टाइम t मानते हुए और सिर्फ इंक्लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं। एक बार आप ये भूल जाना कि वो इंक्लाइन के अलोंग जा रहा है, बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। आप ये सोचो कि हमने उसको वेलोसिटी सिर्फ इंक्लाइन के परपेंडिकुलर दी है और वो मजबूर है इसी डायरेक्शन के अलोंग मूव करने के लिए, ऐसा सोचना। तो इस डायरेक्शन में पार्टिकल गया, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा, फिर वापस वो इंक्लाइन पर आया। तो देखना यहां इंक्लाइन है, यहां से पार्टिकल गया, जहां उसकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कहीं ना कहीं 0 हो गई, फिर पार्टिकल वापस इंक्लाइन पर आ गया। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस वाई डायरेक्शन में, देखो जाकर वापस आ गया 0 डिस्प्लेसमेंट। तो इस डायरेक्शन में इधर पॉजिटिव मानते हुए सेकेंड इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट करके बता रहा हूं, ढंग से समझना। सारी डाटा किस डायरेक्शन से रिलेटेड, वाई डायरेक्शन से रिलेटेड, वाई डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन 0 क्योंकि वो जाकर और वापस इंक्लाइन पर आ गया। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन +10, टाइम मुझे पता नहीं कैपिटल T,
प्लस हाफ इंटू एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन। देखना ये पॉजिटिव वाई माना है, एक्सीलरेशन ये वाला कॉम्पोनेंट, इस वाली लाइन वाई के अलोंग है लेकिन नेगेटिव वाई के अलोंग। हमने इधर पॉजिटिव माना है तो ये मेरे लिए नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस साइन के साथ ये कितना होता है 8 होता है, तो -8 इंटू टाइम का स्क्वायर। यहां से हम देख सकते हैं कि टाइम कितना आ जाएगा बच्चों, 20/8 मीन्स 10/4 मीन्स 2.5 सेकेंड्स। सही है, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया 2.5। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि इसी डायरेक्शन में यहां से लेकर मैक्सिमम हाइट जहां आती है, जहां वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो जाती है, यहां से वहां तक का टाइम स्मॉल टी मान लेते हैं, ये वाला टाइम। और इस डायरेक्शन में इधर पॉजिटिव मानते हुए फर्स्ट इक्वेशन लिखता हूं, फाइनल वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, एक्सीलरेशन इन दिस डायरेक्शन, ये रहा -8 इंटू टाइम स्मॉल टी। यहां से स्मॉल टी 10/8 आ जाता। और आप देख सकते हैं जैसे ग्राउंड से ग्राउंड में ये टाइम और उतना ही टाइम वापस लगता था, मतलब इसका डबल कर दूंगा तो 2t करने पर आ जाएगा, डबल कर देंगे तो 20/8 सेकेंड्स, वही आया था हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। इससे हमने ये भी प्रूव करा है कि जितना टाइम इंक्लाइन पर टोटल लगता है उसके आधे टाइम में वो कहां पर आ जाता है, मैक्सिमम हाइट वाली पोजीशन पर, जो इंक्लाइन से मैक्सिमम हाइट थी वहां पर आ जाता है। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। ये तो हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हमको निकालनी है मैक्सिमम हाइट फ्रॉम इंक्लाइन। डायग्राम में अगर देखें वो मैक्सिमम हाइट बच्चों इंक्लाइन से ये वाली है। तो मैं क्या करूंगा, वापस यहां से लेकर यहां तक के लिए इसी वाई डायरेक्शन में इधर पॉजिटिव मानते हुए थर्ड इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहा हूं। ढंग से देखना, ये फाइनल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट। फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 10 का स्क्वायर, 2 इंटू एक्सेलेरेशन इन वाई डायरेक्शन -8 इंटू डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में h के बराबर। यहां से h आ जाएगा बच्चों 100/16 मीटर। आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब रेंज अलोंग द इंक्लाइन वो ढंग से समझने की बात है। डायग्राम वाइज ये वो लेंथ है, ये वाली, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेंज अलोंग द इंक्लाइन। इसको निकालने के लिए मैं इस बार सिर्फ किस डायरेक्शन में देखूंगा, अलोंग द इंक्लाइन डायरेक्शन में। तो इस बार हम इंक्लाइन के अलोंग डायरेक्शन में देखने वाले हैं, और अब द इंक्लाइन मैंने पॉजिटिव माना और सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहा हूं। ढंग से देखना, यहां से यहां तक इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है r के बराबर, यही तो r है। इनिशियल वेलोसिटी ut प्लस r/t²। इनिशियल वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन 20 का ये वाला कॉम्पोनेंट 10√3, वो भी प्लस साइन के साथ, क्योंकि वेलोसिटी इधर की तरफ, इधर ही पॉजिटिव माना। इनटू लगने वाला टाइम जो कि हम निकाल चुके हैं, कैपिटल टी अभी आएगा थोड़ी देर पहले, 2.5 सेकेंड्स, मतलब कि 5/2। खत्म नहीं हुआ है अभी, ut लिखा है मैंने अभी, प्लस हाफ इंटू एक्सेलेरेशन। अब ढंग से देखना, एक्सेलेरेशन g का एक कॉम्पोनेंट इधर की तरफ आ रहा था, ये इधर, जबकि हमने उधर पॉजिटिव माने तो माइनस के साथ इसको लिखना पड़ेगा -6, ये 6 है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं, इंटू टाइम का स्क्वायर 5/2 का स्क्वायर। तो आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली उसको, वहां से हमारे पास रेंज आ जाएगी अलोंग द इंक्लाइन। तो सीखने की बात क्या है कि हम बेसिक यूज में लेते हुए पूरे चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन हो, अगर फॉर्मूले भूल भी जाते हैं तब भी हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में बंटवारा करते हुए। ठीक है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आप लिख सकते हैं, फाइंड, लिखना, फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल एट t = 1 सेकेंड। फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल एट t = 1 सेकेंड। पार्टिकल की स्पीड बतानी है प्रोजेक्ट करने के 1 सेकेंड के बाद। कैसे करेंगे, वीडियो को पॉज करो एक बार और अपने आप ट्राई करो, फिर नहीं आता है तो मेरा सॉल्यूशन देखना। देखो, हमने वो जो बेसिक डायग्राम बनाया था उसमें क्या क्या डाटा थे फिर से याद दिला रहा हूं। इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट थे x और y में, ये 10√3 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स हम कर चुके थे, इधर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रफ स्केच हमने बना लिया था। अब मान लेते हैं t = 1 सेकेंड पर पार्टिकल यहां था, कहीं भी मान लो, और उसका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा, अब ढंग से देखना, बिल्कुल वही तरीका जो ग्राउंड से ग्राउंड में करते थे। इस वेलोसिटी वेक्टर के 2 कंपोनेंट, एक x डायरेक्शन में, एक y डायरेक्शन में, इसको मैं vx बोल रहा हूं, इसको मैं vy बोल रहा हूं। क्या इनिशियल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट x डायरेक्शन में था, क्या वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब यही यहां पर लिख दूंगा क्या? नहीं,
हम जानते हैं इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है क्योंकि यहां पर एक्सीलरेशन है इस डायरेक्शन में। तो कैसे पता करेंगे? ये दोनों कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। यहां से यहां तक के लिए इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन है, फर्स्ट इक्वेशन फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन प्लस एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन विच इज -6 और टाइम 1 सेकंड का। आ जाएगा आंसर, Vx आ गया। Vy निकालना है तो यहां से यहां तक इस बार सिर्फ वाई डायरेक्शन, इधर पॉजिटिव मानते इधर की तरफ। फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन विच इज -8 इंटू टाइम 1 सेकंड। Vx Vy आते ही हम स्पीड लिख सकते हैं उस इंस्टेंट पर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। कर सकते हैं इजिली, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, इसी टाइप का बेसिक सवाल। इस बार आप ट्राई करना और सॉल्व करके बताना, देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। इस बार पार्टिकल को ऊपर से नीचे की तरफ थ्रो करते हैं। इंक्लाइन का एंगल मान लेते हैं सपोज 37 डिग्री। पार्टिकल को यहां से थ्रो करेंगे। लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना आप इस बार, इफ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, if particle is projected horizontally with initial speed of 10 meter या 20 meter per second, with initial speed of 20 meter per second, find time of flight, comma, maximum height from the incline and range along the incline। तीन बातें कैलकुलेट करनी है, तो वीडियो को पॉज करते हुए आप ट्राई करें, फिर आगे सॉल्यूशन देखें। देखो सॉल्व करते हैं। मैंने लिखवाया था कि पार्टिकल को हम हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ग्राउंड के पैरेलल। ये ग्राउंड है, इसके पैरेलल थ्रो किया हमने, इसके पैरेलल। कितनी स्पीड से? 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करते हैं? डायरेक्शंस यहां पर मानते हैं इंक्लाइन के अलोंग, इस बार डाउन द इंक्लाइन एक्स डायरेक्शन, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर वाई डायरेक्शन। एक रफ स्केच बना लेते हैं पार्टिकल के पाथ का, ये बना लिया रफ स्केच। इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लेंगे एक्स और वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। देखो ये एंगल 37 है तो ये भी 37 होगा क्योंकि ये वाली लाइन ग्राउंड के पैरेलल है। तो 20 का कंपोनेंट 20 cos 37 मीन 16 मीटर पर सेकंड, 20 sin 37 12 मीटर पर सेकंड। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? आधा टाइम निकाल के फिर डबल कर दूंगा। मतलब जब वो इंक्लाइन से मैक्सिमम हाइट पर होगा जहां उसकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ये वाला टाइम आधा टाइम टी मान लेता हूं, स्मॉल टी, यहां से यहां तक। अच्छा एक काम और करना भूल गया, जी के कंपोनेंट भी करके रख लेते हैं। ये जी के कंपोनेंट इधर और इधर, ये 37 है तो ये वाले एंगल 37 होगा, तो जी cos 37 मीन्स 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी sin 37 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं बोल रहा था यहां से यहां तक इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए फर्स्ट इक्वेशन फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी +12, एक्सेलरेशन -8 क्योंकि हमने इधर पॉजिटिव माना जबकि एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इधर है, इनटू टाइम टी स्मॉल टी, यहां से टी आ जाएगा 3/2 सेकेंड्स। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसका डबल कर दो 3 सेकेंड। बहुत सिंपल था। मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द इंक्लाइन कैपिटल एच ये निकालते हैं, तो यहां से यहां तक इस डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में थर्ड इक्वेशन इधर पॉजिटिव मानते हुए फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन का स्क्वायर 2 इंटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन -8 इंटू डिस्प्लेसमेंट h, यहां से आ जाएगा 144/16 मीटर। सॉल्व कर सकते हैं। और रेंज अलोंग द इंक्लाइन, ढंग से देखना, यहां से जहां हिट करता है इंक्लाइन के अलोंग कितना दूर गिरा है, ये रेंज है, ये वाली लाइन। तो मैं इस बार एक्स डायरेक्शन अलोंग द इंक्लाइन में देख रहा हूं, इधर की तरफ पॉजिटिव मानते हो। यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में हुआ है विच इज कैपिटल आर, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इधर की तरफ इनिशियल वेलोसिटी 16 + 16 क्योंकि इधर पॉजिटिव मान के चल रहा हूं, इंटू टाइम टोटल 3 सेकंड का आया क्योंकि यहां से यहां तक की बात चल रही है, प्लस हाफ इंटू इधर की तरफ एक्सेलरेशन 6, जी का ये वाला कंपोनेंट +6 क्योंकि इधर पॉजिटिव है, इंटू टाइम का स्क्वायर। ये लो आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम बेसिक क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, कुछ फॉर्मूले डिराइव कर लेते हैं। कई बार फॉर्मूले यूज में आते हैं, थोड़ा सा टाइम बच जाता है हमारा, है ना। तो पहले फॉर्मूले डिराइव करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास के लिए आप होमवर्क नोट कर लें। एक्सरसाइज 1 में पार्ट 1 सेक्शन सी, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन सी,
एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2। 2-3 सवाल है, बहुत जल्दी हो जाएगा ये। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2, इसको बहुत ढंग से अटेम्प्ट करना, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। कुछ बच्चे परेशान भी हो सकते हैं, लेकिन ठीक है, पॉजिटिवली लेना उसको। एक बार नोट्स ढंग से पढ़ते हुए, सारे कंसेप्ट देखते हुए आप अटेम्प्ट करेंगे तो मजे भी आएंगे करने में। अगर इंटरेस्ट के साथ करोगे तो, आफत मान के करोगे तो फिर दिक्कत आने वाली। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 to 8 अटेम्प्ट करना है, और उसी एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपको अटेम्प्ट करके आना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। टाटा, बाय बाय।